औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पेपर को, जो कि पीपीएससी के थ्रू 15 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम ना सिर्फ उस पेपर में आने वाले सवालात को डिस्कस करेंगे, बल्कि उससे रेलिवेंट जितने भी सवालात किसी पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि कम वक्त में ज़्यादा जल्दी तैयारी हो सकती है किसी भी टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच पर्सनैलिटी वाज एक्साइल्ड बाय ब्रिटिश इन 1999। तो 1999 में 1919 में ब्रिटिश ने किस शख्सियत को मुल्क बदर किया था? वो थे सैफुद्दीन को। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कुछ ये है कि जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, जिसको अमृतसर मैसाकर भी कहते हैं, 13 अप्रैल 1999 को। जिसमें क्या हुआ था कि एक वो बहुत बड़ा हुजूम जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उसने रॉल्ट एक्ट, जो कि 1999 में, जिसे डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के नतीजे में जो प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, उनमें सैफुद्दीन थे और दूसरा था सटिया पाल, उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था और बाद में सैफुद्दीन को एग्जाइल्ड कर दिया। ये क्वेश्चन था कि 1999 में ब्रिटिश ने सैफुद्दीन को एग्जाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई आर डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्स। इसमें ई आर से मुराद होता है एंटिटी रिलेशनशिप। सिंपल और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्सिस। जो सिंपल होती हैं, सिंगल जो वैल्यू होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलिप्सिस से, ठीक है। और मल्टीपल जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम डबल लाइन इलिप्सिस से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को हम डैश्ड इलिप्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें था कि ईआर डायग्राम में जो डिराइव्ड एलिप्सिस होती हैं, उनको रिप्रेजेंटेड, डिराइव्ड का आपने याद रखना है, डैश्ड इलिप्सिस से करते हैं, ठीक है। और उधर और नेक्स्ट है कि इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शंस एंड इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू सर्कल। यानी सर्कल जैसे खुशियात रखने वाला एक होता है जी। इसमें ये होता है सर्कल के बरक्स। इसमें एलिप्सिस इज ओवियल इन शेप। तो एलिप्सिस की शेप कैसी होती है? ओवियल, यानी मुकम्मल गोल नहीं होती, अंडे की तरह होती है। एन एलिप्सिस हैज एन एलेक्सेंट्री लेस देन 1 एंड इट रिप्रेजेंटेड द लोकस of point and the sum of whose distance from the two focal is a constant value। ये जो कि मैथ की कोई टर्म है, इसलिए बस आप इसको इतना याद कर सकते हैं कि जो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती हैं, उनको हम डबल लाइन से, डिराइव्ड को हम डैश एलिप्सिस से, और सिंपल और सिंगल को हम जस्ट एलिप्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, साइबर वारफेयर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है टू डिसरप्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी मुल्क या ऑर्गेनाइजेशंस की सरगर्मियों को डिसरप्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, स्पेशली द डेलिब्रेट अटैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पर्पस। यानी स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री जो पर्पस होता है, उसके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उस पर अटैक करने के लिए। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। तो उसको हम साइबर वारफेयर, यानी किसी भी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको जांचने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए जो एक्टिविटी होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसे हम साइबर वारफेयर कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि बैटरी के बारे में पूछा जाता है, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक। और बैटरियों में आपने याद रखना है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है
लेड बैटरियों में, ठीक है। और पहली बैटरी जो थी वो 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाई थी, जो कि इटालियन फिजिस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास है बुल्शेविक रेवोल्यूशन केम इन विच कंट्री, तो ये रशिया में बुल्शेविक रेवोल्यूशन आया था 1977 में, जिसने क्या किया था, इम्पेरियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था एंड प्लेस द बुल्शेविक इन पावर। बुल्शेविक पर्सन जो था उसको हुकूमत मिली थी। इसके अलावा ये इसकी वजह क्या थी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंटल करप्शन थी, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ सर नेकुलस थे, टू एंड कैटास्ट्रॉफिक रशियन लॉसेस इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी उसमें जो रशिया को जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था। कंट्रीब्यूटेड टू वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। नेक्स्ट है, ये तो था बोल्शेविक रेवोल्यूशन। इसके बारे में जो जस्ट ये सवाल पूछा जाता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन किस कंट्री में आया था, कब आया था और कौन थे बोल्शेविक, बंदे का नाम है। फिर ईरानियन रेवोल्यूशन ये भी पूछा जाता है, इसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि पर्शिया में 1935 में पर्शिया ने अपना नाम चेंज किया, एक तो ये याद रखना है। और फातेह ईरान कहते हैं साद बिन नबी वकास को। तो इस हवाले से भी आपने याद रखना है कि ईरान जो रेवोल्यूशन हुआ था ये 1978 से 1979 में आया था, जिसमें मोनार्की जो थी, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने ख़त्म किया था। जो ओरिजिनल इसकी मोनार्की ख़त्म हुई थी ईरान में वो फरवरी 11 1979 में। अगर पूछा जाता है कि मोनार्की ईरान में कब ख़त्म हुई थी तो फरवरी 11 1979 में, एंड लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक। और फिर इस्लामिक रही, इसे खुमैनी भी कहते हैं, इमाम खुमैनी की हुकूमत आई थी इसके बाद। इससे पहले को रज़ा शाह बरेलवी थे और इस तरह उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है ट्यूलिप रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, ये किस मुल्क में आया था, तो ये किर्गिस्तान में आया था, ठीक है। और ट्यूलिप रेवोल्यूशन और ये फर्स्ट किर्गिस रेवोल्यूशन था, जो कि लेड टू प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान अक्सर फॉल फ्रॉम पावर। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे किर्गिस्तान के, तो वो था अक्सर अकेवजेव, इस तरह का कुछ नाम है, उनके खिलाफ आया था, ठीक है। और रेवोल्यूशन बिगेन आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑन फरवरी 27 एंड मार्च 13 2000। और कब आया था, 2005 में, आपने याद रखना है। रेवोल्यूशन एलीज करप्शन अथॉरिटेरियन बाय अकीव एंड हिज फैमिली एंड सपोर्टर, यानी जो प्रेसिडेंट है उसने करप्शन किया, उसकी फैमिली ने और उसके सपोर्टर ने, ये इस हवाले से है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में भी कभी कभी सवाल आ जाता है, तो आपने याद रखना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया था और तकरीबन 1830 में, और ये ब्रिटिश में आया था। सेकंड भी आया था 19th सेंचुरी में, और जो अनटिल द अर्ली 20th एंड टुक प्लेस इन ब्रिटिश, ये नहीं आपने याद रखना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th की मिड में आया था, और कहाँ पे आया था, ब्रिटिश में आया था, जैसे आप याद कर लें। नेक्स्ट है कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो ज़हीरुद्दीन बाबर है, जो कि लास्ट, और लास्ट कौन से हैं, बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1858 है। अब मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर्स को देख लेते हैं। गजनी डायनेस्टी का पीरियड है कि 11,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 से स्टार्ट होती है, 1000 से स्टार्ट होती है, और 1173 में ये ख़त्म हो जाती है। महमूद गजनी पहले रूलर थे, और जो लास्ट थे वो मसूद थे। इस तरह गौरी डायनेस्टी स्टार्ट होती है गजनी डायनेस्टी के बाद 1173 से 1206 तक। उसमें पहला जो था वो शहाबुद्दीन थे। फिर स्लेव डायनेस्टी होती है 1206 से 1290, जो उनका पहला किंग था वो कुतुबुद्दीन था, और लास्ट जो था खिमर था। और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी जो होती है वो 1320 से 1414 तक। फिर सादात डायनेस्टी आ जाती है, जो कि 1414 से 1451 तक स्टार्ट होती है। फिर लोधी डायनेस्टी है, ठीक है, 1451 से 1526। इसका जो फर्स्ट रूलर है उसका नाम था बहलोल लोधी, और आखिरी जो था इब्राहिम लोधी था,
जिसको मुग़ल बादशाह बाबर ने शिकस्त दी थी 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। और फिर 1526 से 1858 तक फिर मुग़ल डायनेस्टी का पीरियड है, क्योंकि मुग़ल तकरीबन 17, वैसे तो 21 हैं लेकिन मशहूर जो है 17 किंग थे मुग़ल के, और 331 साल मुग़लों ने हुकूमत की थी। इनका जो लास्ट रूलर है 1837 से 1858 तक है, वो थे बहादुर शाह जफ़र। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में नादिर शाह ने अटैक किया था 1839 में। ये चंद बातें मुग़ल डायनेस्टी के हवाले से देख लें। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? तो ये ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो है ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका 2011 में इसने शमूलियत अख्तियार की, और ये जो ब्रिक है ये 2001 में बनी थी। उस टाइम कौन से कंट्रीज़ थे जिसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया और चाइना था। और किसने? जिम ओ'नेल, उसने ये क्रिएट की थी ब्रिक टर्म। और नेक्स्ट ब्रिक के हवाले से इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से ये थी, ठीक है। इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इनको इनवाइट किया गया था 2023 में ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। पाकिस्तान ने सीटो को क्यों ज्वाइन किया था? वो टू अचीव यूएस मिलिट्री एड्स, ताकि यूएस से हमें फ़ौजी इमदाद हासिल हो, इसलिए उन्होंने सीटो को ज्वाइन किया था। और सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीटो कहते हैं। ये 1955 से लेकर 1977 तक कायम रही, और कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी ये कहाँ पे साइन हुई थी? मनीला में। फ़िलिपाइन का जो एक है मनीला में, आपने याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी वहाँ पे मनीला में है। और कब बनी थी? सितंबर 8, 1954 में ये बनी थी। उसमें प्रेजेंट थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जीवन। बस आपने इतना याद रखना है कि सीटो कब बनी थी? 8 सितंबर 1954 में ये तकरीबन, और 70 में ये ख़त्म हो गई थी। फिर 19 बनी तो ये 54 में थी, लेकिन असल में जो फोर्स हुई थी वो फरवरी 1954 में। इसमें पाकिस्तान ने 1968 में उसको छोड़ दिया था। फ्रांस जो है उस फ्रांस सस्पेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट इन 1975, और फ्रांस ने जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी 1975 में वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। और फिर द ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फाइनल एक्सरसाइज ऑन February 20, 1976 एंड फाइनली एंडेड इन, और आखिर में कब ख़त्म हुई थी? 13 जून 1977 में। तो हमें याद रखना है कि सीटो बनी थी 8 सितंबर 1954 को, जो बाकायदा ये केम इनटू फोर्स आई थी, अगर इनमें से जो भी ऑप्शन हो। फिर 19 फरवरी 1955 को पाकिस्तान ने 1968 को छोड़ दिया था। फ्रांस ने फाइनेंशियल सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया था 1975 में। और लास्ट जो आपने याद रखना है कि ये एंड कब हुई थी? 30 जून 1970 को ये ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। वो इंट्रोड्यूस पुअर मैंस बजट, लियाकत अली ख़ान ने पुअर मैंस बजट को पेश किया था। तो लियाकत अली ख़ान को आपने याद रखना है लीडर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, कायद मिल्लत भी कहते हैं, ठीक है। ये करनाल में पैदा हुए थे, ठीक है। 1855 1 अक्टूबर 1855 में, और 16 अक्टूबर 1951 में आपको रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस, रावलपिंडी में वहाँ पे जिसे आप लियाकत बाग कहते हैं, वहाँ पे आपको कत्ल कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1951 को। अकबर नामी एक बंदा है, ठीक है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ को भी उसमें शामिल किया गया था रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस में। और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, 1947 से 1951 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनको आप लीडर ऑफ द नेशन कहते हैं, और ये पाकिस्तान के पहले। इसके अलावा ये फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने पुअर मैंस बजट पेश किया था। और पाकिस्तान के अगर पूछा जाए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर
कौन है? तो गुलाम मोहम्मद है। इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान थे, जबकि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद थे। इसमें बंदा कंफ्यूज हो। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोटम 1957 वाज, अब ये पता नहीं ये क्या था, इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, ठीक है। ये दिसंबर 2022 में यूरोपीय यूनियन ने मेंबरशिप दी थी इन कंट्रीज़ को, बोस्निया, हरिजोन, हेरिजोगिया, बोथ एंड बीच, यानी इन दोनों कंट्रीज़ को यूरोपीय यूनियन में शमूलियत मिल गई है। कौन कौन से? बोस्निया है और अर्जेगोविना है, ठीक है, ये दो कंट्री है। और जो यूरोपीय यूनियन बनी थी 1993 में बनी थी। अच्छा, विच इज़ नॉट पावर पॉइंट व्यू, पावर पॉइंट व्यू में स्लाइड शो व्यू नहीं होता। इसके अलावा अगर पेज ओरिएंटेशन पूछते हैं तो लैंडस्केप होता है, जबकि पोर्ट्रेट होता है बाकियों में, इसमें लैंडस्केप होता है। वो फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की जो बुनियाद है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी 9 जनवरी 1864 में। इसका मकसद क्या था? ये गाज़ीपुर में रखी गई थी एक दुनिया में। इसका मकसद क्या था? ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज इनटू उर्दू एंड हिंदी, यानी जो इंग्लिश में बुक्स हैं या तो किसी दूसरी लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज में जो बुक्स हैं उनको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो याद रखना है कि साइंटिफिक सोसाइटी का काम आपने याद रखना है और कब बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है इसी से हवाले से कि तहज़ीबुल अखलाक मैगज़ीन लास्ट टाइम पब्लिश्ड इन विच ईयर इन सर सैयद अहमद ख़ान लाइफ। तो 1898 में तहज़ीबुल अखलाक मैगज़ीन पब्लिश हुआ था। असबाब बगावत हिंद का पूछा जाए तो 1859 में, 1859 में ये हो। इसके अलावा सर सईद अहमद ख़ान के बारे में याद रखना है कि 17 अक्टूबर 1877 को पैदा हुए, 27 मार्च 1898 में आपको डेथ हुई थी। 1 अक्टूबर को कौन पैदा हुआ था? पीछे पड़ चुके लियाकत अली खान, जबकि 7 अक्टूबर, और उसकी लियाकत अली खान की डेथ कब हुई थी? 16 अक्टूबर, जबकि सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए और 27 मार्च 1898 को आपकी डेथ हुई। नेक्स्ट है कि हु फर्स्ट मेजर्ड रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस सबसे पहले एराथुसन ने मेजर किया था, जो कि कितना था? 6371 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इसका जो डायमीटर है वो 7926 माइल है, और किलोमीटर में अगर पूछा जाता है तो 12756 किलोमीटर है। क्योंकि ये थोड़ी सी अर्थ इज स्लाइटली स्मॉलर विच मेजर बिटवीन द नॉर्थ और साउथ पोल के हवाले से भी फ़र्क है। अगर वो नॉर्थ और साउथ के हवाले से पूछता है तो 7907 माइल है, जबकि किलोमीटर में पूछता है तो 12725। अगर दरमियान से पूछता है तो 12756, ये इसका जो डायमीटर है, जबकि रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। फिर है फाउंडर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल, को हम मैकेनिकल कैलकुलेटर का फाउंडर कहते हैं, ब्लेज पास्कल। इसके अलावा ब्लेज पास्कल के नाम पे प्रेशर का यूनिट भी पास्कल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस, इस तरह का है। फिर व्हेन वकारुल मुल्क बिकेम सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो सेक्रेटरी वकारुल मुल्क कब बने थे? वकारुल मुल्क 1977 में बने थे। वकारुल मुल्क के बारे में याद रखना है कि इसका असल नाम था मुश्ताक हुसैन, इनको वकारुल मुल्क कहते थे। 24 मार्च 1841 में पैदा हुए, 17 जनवरी 1977 में आपकी डेथ हुई। समझ आ गई। नेक्स्ट है ये है कि फाउंडर में से थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि वकारुल मुल्क की डेथ कब हुई थी? जनवरी 1977 में, और उनका असल नाम मुश्ताक हुसैन था। ये दो क्वेश्चन बहुत ही अहम होते हैं इसके हवाले से। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज फर्स्ट इलेक्शन इन द ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्ड ऑन। तो जो ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान था उसमें इलेक्शन कब हुए थे? 8 एंड 12 मार्च 1954 को हुए थे, ठीक है। तो पाकिस्तान वन यूनिट कब बना था? वन यूनिट बना था अक्टूबर 14 1955 को वन यूनिट बना था, जबकि रिजॉल्व कब हुआ था?
1 जुलाई 1977 में 1 यूनिट को डिसॉल्व कर दिया। ये दो सवाल अहम हैं इस हवाले से। और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 7 दिसंबर 1977 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, जिसमें कितने मेंबर थे? 169 मेंबर थे, 169 मेंबर थे। जब 7 दिसंबर 1970 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, उसमें जनरल सीट से 162 थी, जबकि 7 जो सीटें थी वो वुमेन के लिए रिजर्व थी। नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक टिनोर एंडेड इन विच ईयर। तो 1388 में फिरोज शाह तुगलक का टिनोर ख़त्म होता है। तुगलक डायनेस्टी अब जैसा कि आपके इल्म में है कि 1320 से 1414 तक है। 94 ईयर्स तुगलक डायनेस्टी रही है, 1320 से 1414 तक। इसको फाउंडर इसके जो है वो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसको गाजी मलिक भी कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी की, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फर्स्ट रूलर गयासुद्दीन, जबकि लास्ट रूलर जो है वो है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट ये है कि गयासुद्दीन का जो कारनामा है वो है टॉम्ब ऑफ शाह रुकन आलम। मुल्तान में जो शाह रुकन आलम का जो मज़ार है वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। इसके अलावा से मशहूर तुगलक डायनेस्टी के हवाले से जो इंसिडेंट है उसमें कि तैमूर ने 1379 में नासिरुद्दीन महमूद के दौर में इंडिया पर अटैक किया था। तो तैमूर ने कब अटैक किया था? 1379 में। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने याद रखना है कि उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स किसने बनाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स को बिल्ड किया था। इसके अलावा इब्ने बतूता जो कि हिस्टोरियन थे, उसको चीफ काजी ऑफ दिल्ली किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखें, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहते हैं उसे, मोहम्मद बिन तुगलक को जो। और इब्ने बतूता के बारे में सवाल आता है कि ये कहाँ से हैं? तो मोरक्को से हैं। और किसके दौर में थे? तुगलक पीरियड में ये चीफ काजी थे। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट है कि मिल्क बिवरेजेस और हॉर्स एनिमल। बिवरेज का मतलब होता है ड्रिंक, और ड्रिंक क्या होता है? मिल्क को हम ड्रिंक करते हैं, और जो जानवर होता है वो हॉर्स है। आई मेट आ यूरोपियन। अगर आई मेट इंग्लिश आ जाए तो आपने याद रखना है आई मेट एन इंग्लिश, आई मेट आ यूरोपियन, ठीक है। द टीचर कॉल्ड डैश द एग्ज़ाम। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मुलतवी करना। तो फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना। नेक्स्ट होता है कॉल फोर्थ अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है टू इंस्टिगेट करना, उकसाना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है उभारना, उकसाना। जबकि कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन। अगर किसी शख्स से मिलने जाना है तो उसके लिए कॉल ऑन। कॉल एट होता है टू विजिट अ प्लेस। ये दो मशहूर से है। कॉल फात का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। तो ये याद रखना है, कॉल ऑफ मुलतवी करना, कॉल फॉर इंस्टिगेट करना, कॉल ऑन टू विजिट अ पर्सन, कॉल एट टू विजिट अ प्लेस, कॉल फॉर डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास शी हैड एक्टेड सो अनप्रोफेशनली दैट शी वाज डिसमिस्ड। उसने इस तरह गैर प्रोफेशनल तरीके से एक्ट किया कि उसे फ़ौरन ही डिसमिस कर दिया गया। आयरन डोम टेक्नोलॉजी इज़ यूज बाय विच कंट्री? तो इसराइल ने। इसराइल के बारे में याद रखना है कि 1948 में इसराइल ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, एक नया मुल्क बना था। और सबसे पहले इसको अमेरिका ने तस्लीम किया, और मुस्लिम कंट्रीज़ में इजिप्ट ने तस्लीम किया। इसके अलावा तुर्की ने भी इसे तस्लीम किया। और इनकी जो मशहूर वार है 1967, 6 डे वार कहते हैं, अरब इसराइल वार जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसराइल के हवाले पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। इससे पहले एक पेपर हमने डिस्कस किया, तो उसमें आप मज़ीद देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड ऑब्जॉर्विंग इंफ्रारेड रेडिएशन दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं? मोर एफिशिएंट एट ऑब्जर्विंग इंफ्रारेड। तो इनको इंफ्रारेड रेडिएशन को जो वाटर वेपर है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जनरली 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं जो कि सूरज से आती है। उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, विजिबल लाइट होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं जिनको ओजोन्स
ज़मीन पे आने से रोकती है। एंड विजिबल लाइट एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशन रीच टू अर्थ। तो इसमें कौन सी पहुंचती है? इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचती है, क्योंकि वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस तक वो पहुंच। जबकि अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन की जो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो उनको रोक लेती है। तो आपने स्ट्रेटोस्फेयर के हवाले से याद रखना है कि ओजोन की जो लेयर है वो कौन सी लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की जो लेयर पाई जाती है, यानी ओजोन कौन सी लेयर ऑफ अर्थ में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर पूछा जाता है कि एरोप्लेन कौन सी लेयर ऑफ अर्थ में उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ही हैज़ 10 हेड्स ऑफ कैटल। तो नन ऑफ दीज, पता नहीं सवाल क्या था। अच्छा नेक्स्ट, दफ्तर रागा खुर्द का क्या मतलब है? नामो निशान ना छोड़ना। कफूर का मतलब होता है कफूर होना का मतलब होना क्या है? मुहावरा और रोज़मर्रा है। वैसे कफूर होने का मतलब होता है जल्द गायब हो जाना। अब पता नहीं सवाल क्या था, मैंने तो किसी सोर्स से देखा है, तो ओरिजिनल पेपर तो मेरे पास था नहीं। अच्छा, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन रूम। तो इनफ के हवाले से, अच्छा इनफ के हवाले से आपने याद रखना है कि इनफ जो है ना, ये डिटरमाइनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो ये याद रखना है कि इनफ क्या है? प्रोनाउन भी है। अगर इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो आपने याद रखना है प्रोनाउन भी होता है। इसके अलावा डिटरमाइनर जिसे एडजेक्टिव भी कहते हैं वो भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। उसका मानी क्या होता है? एज मच एज। ठीक है। इनफ एज ए डिटरमाइनर अगर हम देखते हैं तो इससे ये नाउन से पहले यूज़ होगा। जैसे डू यू हैव इनफ मनी। मनी क्या है? नाउन है, उससे पहले इनफ है। टू पे फॉर योर ट्रेन फेयर एंड टैक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि देयर वाज इनफ फूड फॉर अबाउट 10 पीपल। 10 लोगों के लिए। फूड क्या है? नाउन है, उससे पहले वो तो आपने याद रखना इनफ क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव इसके। ठीक है। इसके अलावा वी यूज़ इनफ ऑफ बिफोर अदर डिटरमाइनर, यानी किसी दूसरे डिटरमाइनर से पहले यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एडवर्ब बन जाएगा। यू हैवंट ईटन इनफ ऑफ योर डिनर। इनफ ऑफ योर जैक्सन। ठीक है। अब इनफ के बारे में नेक्स्ट ये है कि इनफ नाउन भी होता है, डिटरमाइनर। इनफ एज ए नाउन वी कैन यूज़ इनफ एज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैव यू हैड इनफ। यहाँ पे इनफ क्या है? इनफ हमारे पास प्रोनाउन है। अच्छा, इनफ को हम एज एडवर्ब भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है? अच्छा, जैसे यहाँ पे है आई थिंक आई हैव स्टडी इनफ। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी पढ़ लिया है। कितना पढ़ लिया है? काफ़ी पढ़ लिया है। तो पढ़ने के हवाले से इनफ है। तो ये याद इसमें इस बात का ख्याल रखना कि वी यूज़ इनफ एज एन एडवर्ब डायरेक्टली आफ्टर एन एडजेक्टिव। जब हमने इनफ को एज एडवर्ब यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद या किसी और एडवर्ब से के फ़ौरन बाद लिखते हैं। ठीक है। याद रखना है कि इनफ जब जब एज एडवर्ब होगा तो इससे पहले या तो कोई और एडवर्ब होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है। अगर कोई इससे पहले एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसके बाद वाला जो इनफ होता है वो आपने याद रखना है, वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है 30% मोर देन 90,000। इसका जो आंसर बनता है 1,17,000। ये चंद मैथ के हैं, उनको करना पड़ेगा। ये कहता है कि सर्टन एनिमल्स हैज़ कंज्यूम 39 kg ऑफ फूड इन 6 days। यानी कुछ जानवरों ने 6 दिन में 39 किलो जो फूड है उसको कंज्यूम कर लिया है। इफ़ इट कंटिन्यूज टू ईट एट द सेम रेट, अगर वो इसी तरह खाते रहे, इन हाउ मैनी मोर डेज विल इट टोटल कंजप्शन ऑफ बी 91। अगर 6 दिनों में 39 खाते हैं तो आपने याद रखना है कि 91 है। तो चूँकि दिन बढ़ रहे
kg खुराक की मकदार बढ़ रही है तो दिन भी साथ बढ़ने चाहिए, तो 8 डेज जो है ना उसमें वो कंज्यूम करेंगे। फिर अ फ्लैग स्टॉफ 7.5 मीटर हाइस कॉस्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 40.25 मीटर, यानी उसकी एक फ्लैग स्टैफ है उस वो कितना ऊंचा है, 17.5 मीटर हाइट है उसकी। उसका साया कितना है, 40.25 मीटर। अच्छा, द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 28.75 उसका है, अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी 12.5 मीटर होगा। स्पीड 2000 प्लस 15,000। अच्छा, ये कुछ मैथ का सवाल है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ऐसा फेल जिसका खुद कोई मानी ना हो लेकिन अपने से पहले वाले के मानी में वाजे करे तो हम इमदादी फेल कहते हैं। नेक्स्ट है द वॉल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन 1 मंथ, इसको आपने चेंज करना था, तो बाई देम, बाई के बाद वाला जो है प्रोनाउन है उसको हम टू में लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा दे। अब हैड बीन को हम कन्वर्ट करेंगे हैड में, और कंस्ट्रक्टेड तो कंस्ट्रक्टेड रहेगा। द वॉल इन 1 मंथ, दे हैड कंस्ट्रक्टेड द वॉल इन 1 मंथ। ये चूँकि पैसिव सेंटेंस था हमने इसको एक्टिव में चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत इन तुर्की वाज अबॉलिश्ड, कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म कर दिया था और मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी। और तुर्की के बारे में याद रखना है, अब इसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है। और तुर्की 2 कंट्रीज़ में वाक़ है, 2 कंटिनेंट में वाक़ है, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर का जो पीरियड है वो 1299 से लेकर 1923 तक है, ये आपने याद रखना है। और खिलाफत 1923 में खिलाफत को अबॉलिश किया था कमाल अतातुर्क ने। कमाल अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का बाप। अच्छा, who was in plane when superior official tried to hijack the plan in 1971, तो राशिद मिन्हास के जो प्लान था उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। और ये है उनका जो एयरक्राफ्ट था उसका था T-13, और उसके साथ था मुतियर रहमा, उसने कोशिश की थी हाईजैक करने की और 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास की डेथ हुई थी। ये आपने याद रखना है, राशिद मिन्हास की डेथ कब हुई थी, 20 अगस्त 1971 को, ठीक है। इसके अलावा इसके प्लान को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। यंगेस्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर है, और एयरफोर्स से एक ही बंदे को निशान हैदर मिला है, वो है राशिद मिन्हास। ये राशिद मिन्हास के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, स्टोन हैंग इज मोनूमेंट इन यूके, स्टोन हैंग कहाँ पे है, यूके में है। और हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन अगर पूछा जाए तो वो इराक में है। फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट मार्शल लॉ वाज टेकन प्लेस इन विच मंथ बाय अयूब खान, क्योंकि वैसे तो अयूब खान ने नहीं लगाया था, सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम थे वो अयूब खान थे। और 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था, जिसमें अयूब खान ने हेल्प की थी। जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था वो 7 अक्टूबर 1958 को था। जो सेकंड मार्शल लॉ वो शाहजहाँ खान ने लगाया था 25 मार्च 1969 में, 69 में। और जो थर्ड जो थर्ड है वो 5 जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक ने, और जो फोर्थ है वो 12 अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था। तो ये याद रखना है, 4 मार्शल लॉ लगे हैं। पहला जो है 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने, जबकि दूसरा है 25 मार्च 1969 को शाहजहाँ खान ने, तीसरा है जो 5 जुलाई 1970 को ज़ियाउल हक ने, चौथा जो है 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया। अयूब खान के बारे में याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं। 1954 में आपको थोड़े अरसे के लिए ना मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लगाया गया था। अयूब खान के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी मशहूर है। 19 सितंबर 1966 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, 3 दरिया इंडिया के पास गए थे, 3 पाकिस्तान के पास गए थे, ठीक है। ये इसके हवाले से 1928 में आपने कमीशन का इम्तिहान पास किया था और आर्मी को ज्वाइन किया था। इसके अलावा ये है कि
1958 में प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा विद आर्मी सपोर्ट उन्होंने ये मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो किसने करवाई थी? 1960 में अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें 8 से 1000 अडल्ट ने इलेक्टेड किया गया था। अलावा ये है कि 1960 में 65 में आपने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा था फातिमा जिन्ना के खिलाफ, जो कि सिस्टर ऑफ कायद आज़म थी। इसके अलावा नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान को लेफ्ट कब किया था? तो 30 अगस्त 2021 में जो नेटो फोर्सेस थे वो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। अब ये याद रखना है 29 फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक वो जो है नेटो जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ देगी और जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो अमेरिका और उसके अलाइज के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये याद रखना है कि उनके दरमियान जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था वो 29 फरवरी 2020 में हुआ था। ठीक है। ये फिर इसके अलावा ये कि नेटो के हवाले से आपने याद रखना है अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी, 4 ठीक है 4 अप्रैल में। और इसको स्पेन ने, ये जो पास पेपर में सवाल पूछे गए इसमें ये है कि स्पेन ने नेटो को कब ज्वाइन किया था? 31 मई 1982 को नेटो के 31 मेंबर है। फिनलैंड ने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था 4 अप्रैल 2023 को। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम ब्रसल में है। इसको हम फाउंड किया गया था वाशिंगटन डीसी में, इसलिए इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। ये याद रखना है, वाशिंगटन ट्रीटी आ जाए तो इसका मतलब नेटो होता है। नॉर्थ मैसेडोनिया ने 2020 में मेंबरशिप हासिल की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, जबकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स होती है बच्चों में, जबकि ऑस्टियोमलेशिया होती है बड़ों में, और B1 से बेरी की बीमारी होती है। तो ये याद रखना विटामिन के हवाले। फिर नेक्स्ट है कि ताशकंद एग्रीमेंट का जो ईयर है वो कौन सा है? तो 10 जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इनके दरमियान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री उसके दरमियान हुआ था, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, उनके दरमियान ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ठीक है। और ये है कि सीज़ फायर दोनों के दरमियान हुई थी। A ceasefire had been secured by United Nations Security Council on September 22, 1965। तो सीज़ फायर यूएनओ ने बनाई थी, कब बनाई थी? सितंबर 2022 1965 में। इसके अलावा सिमिलर एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है तो 2 जुलाई 1971 में हुआ था। ये हुआ था इंदिरा गांधी के दरमियान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। तो सिमिलर एग्रीमेंट और ताशकंद एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जबकि शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1971 को। नेक्स्ट है कि वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग एज नाउन इन द सेंटेंस, उसको हम जेरेंट कहते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन फंक्शन परफॉर्म करे किसी सेंटेंस में तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। जैसे राइटिंग इज हिज हॉबी, राइटिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब की राइट के साथ हमने आईएनजी लगाया और राइटिंग बना दिया, और राइटिंग इज इज हॉबी, तो यहाँ पे राइटिंग क्या है? नाउन है, तो जेरेंट इसे कहते हैं। यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। आप यहाँ पे राइटिंग क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे काम। जब वर्ब के आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। राइटिंग स्किल, कौन सी स्किल्स? राइटिंग स्किल। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे राइटिंग एज ए मेन वर्ब है, इसलिए इसको मेन वर्ब, इसको हम वर्ब ही कहेंगे। ठीक है। तो याद रखना है कि जब वर्ब कि आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो हम जेरेंट कहते हैं, अगर एडजेक्टिव का काम करे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलीजियसली मोटिवेटेड पॉलिटिकल वायलेंस इज कॉल्ड, उसको हम रिलीजियस टेररिज्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी डेज यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्स इन फिश बैली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे थे? तो 40 दिन रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को हम ज़ुन्नून भी कहते हैं, ज़ुन्नून भी कहते हैं। इसके अलावा
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याद रखना, 3 दिन के लिए वो कुएं में रहे थे, जबकि 10 साल जेल में रहे थे। ये हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इस पेपर के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टेटस पे लगाएं और ग्रुप्स में शेयर करें, और उनका स्क्रीनशॉट आप दिए गए नंबर पे सेंड करेंगे तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।